नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। और आज हम बात करने जा रहे हैं बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। पहला सवाल मेरा ये, सुधांशु जी, यूपी के लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी आपकी है, क्योंकि स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर आपको देखा जाता है। देखिए, जहाँ तक राज्यों के चुनाव का संदर्भ है, हर राज्य का अपना एक अलग परिस्थिति होती है और उसके अनुसार पार्टी अपनी रणनीति बनाती है। उत्तर प्रदेश का जहाँ तक प्रश्न है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा ही राज्य नहीं है, राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत सक्रिय और जागरूक राज्य है और देश के ऐतिहासिक परिवर्तन की हर करवट में इसने अग्रणी भूमिका निभाई है। परंतु दुर्भाग्यवश 2002 में हमारी सरकार गई थी। 14 वर्षों से वनवास में है आप। वनवास में है। उत्तर प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार, बाहुबलियों, अपराधीकरण, चाहे जमीनों पे कब्जे, हत्या, डकैती, बलात्कार जैसे संत्रास को झेल रही है। दूसरी तरफ केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को विकास की नई ऊंचाइयों की तरफ ले जा रही है और 21वीं सदी के नए भारत का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश की जनता उस नए मार्ग के साथ ही नहीं बल्कि उसमें अग्रणी भूमिका पुनः निभाना चाहेगी। तो अगले चुनावों में इस कष्ट देने वाले सारे दलों को वो उचित जवाब देगी और भाजपा का 14 वर्ष का वनवास समाप्त होगा। आप वनवास की बात करें, 14 साल का, 2002 से लेकर अभी तक वहां पर विकल्प के तौर पर कभी भी बीजेपी को देखा नहीं गया। तो अभी क्या लग रहा है कि क्योंकि केंद्र में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पे आप वहां पर भी सफलता पाएंगे? देखिए, कई कारण हैं। एक, उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले 2 बार वहां के दोनों प्रमुख दलों को स्पष्ट बहुमत देके देखा। एक बार बसपा को, एक बार सपा को। दोनों को उन्होंने देख लिया है और दोनों के साथ जो उन्होंने भुगता है वह अभी उन्होंने अनुभव कर लिया है। तो मुझे लगता है अब स्पष्ट रूप से उनकी चॉइस भाजपा होगी। इसलिए भी क्योंकि पूर्व में जो हमारी सरकारें रहीं, कल्याण सिंह जी से लेकर राजनाथ सिंह जी तक की सरकारें, उनसे तुलना करें और दूसरी तरफ केंद्र में मोदी जी की सरकार के रूप में जो काम हो रहा है उसको देखें। तो मैं मानता हूं कि 2014 के लोकसभा में भी जिस प्रकार का समर्थन उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको दिया था, वैसा ही समर्थन हमें उम्मीद है कि इस विधानसभा में हमें प्राप्त होगा। तो लोगों के मन में एक और सवाल लाजमी है कि अगर वनवास खत्म हो रहा है तो यहाँ राजगद्दी पर बैठने वाला राम कौन है आपकी तरफ से? देखिए, उस पर भी हम ये कहेंगे, आपने अच्छा प्रश्न किया है। मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग हमसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं याद दिलाना चाहूँगा, रामायण का ही एक उदाहरण है कि जब अंगद गए तो रावण ने पूछा कि भाई तुम आए हो राम की सेना में, सेनापति कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया, यदि सेनापति की चाह तुम्हें तो रामा दल में फाजिल हैं, एक नहीं सैकड़ों वहाँ सेनापति बनने काबिल है। तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक से एक योग्य नेता है और उचित समय पर आपको उस सेनापति का नाम भी पता लग जाएगा। यानी चुनाव से पहले कम से कम ये हिंट नहीं रहेगी, तैयारियां संसदीय बोर्ड पार्टी का तय करता है कि कब किसको कहां पर पार्टी का नेतृत्व सौंपना है। एक और बड़ा सवाल ये सुधांशु जी, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप बहुत ईमानदारी से इसका जवाब देंगे। जो कोर वोटर है ना आपका, हिंदुइज्म के नाम पे जो तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं और उनके खिलाफ जो काम हुए हैं अभी तक, वो चीज़ें भी हम देख रहे हैं। कोर वोटर बीजेपी से भी नाराज़ है और वोटर के नाराज़ होने की वजह यह है कि बीजेपी जिस तरह के प्रोमिसेस को करती है उनको निभाती नहीं है, जिसमें राम मंदिर बड़ा मुद्दा है। देखिए, जहां तक मैं ये कहना चाहूँगा कि श्री राम जन्मभूमि का विषय भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की हृदय की हार्दिक इच्छा है कि वहां पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने। परंतु हम इसे कोई चुनावी मुद्दा तो छोड़िए, कभी राजनीतिक मुद्दा भी नहीं मानते। यह इस देश की संस्कृति और अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दुर्भाग्य यह है कि इसके ऊपर राजनीति की गई। मैं उदाहरण से देना चाहता हूं। सब लोग महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं। महात्मा गांधी का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन क्या था? राम राज्य। उनका नित्य प्रति का भजन क्या था? रघुपति राघव राजा राम। उनका अंतिम वचन क्या था? हे राम। यानी राम जिस राष्ट्रपिता के संपूर्ण जीवन दर्शन में सांगोपांग रूप में उपस्थित थे, और वह राम ऐसे बदल गए कांग्रेस के लिए कि 2007 में राम सेतु के मुद्दे पर दिए हलफनामे में कह दिया कि राम थे ही नहीं। और मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा, आप सबने बड़ा फेमस गीत है वो सुना होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसे जिन्होंने लिखा, अल्लामा इकबाल ने, उन्होंने लिखा है
कि है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं इनको इमाम हिंद। अगर अल्लामा इकबाल उनको इमाम हिंद यानी गॉड ऑफ द लैंड कह रहे हैं, यदि महात्मा गांधी के संपूर्ण जीवन दर्शन से लेके और राजनीतिक दर्शन राम राज्य है, तो राम कहाँ से विवादित राजनीतिक विषय हो गए, यह मेरी समझ से परे है। नहीं, बीजेपी भी फिर कहाँ, जो आप कह रहे हैं कि टेंट में न रहे भगवान, हम अगर घरों में रहें तो हमारे भगवान को भी कम से कम भव्य मंदिर वहां मिले। अब आप इस पे आइए कि बीजेपी ने क्या किया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने जो निर्णय दिया, जिसमें तीनों जजों ने सर्वसम्मति माना कि जो केंद्रीय गुंबद है उसके नीचे का जो स्थल है वह श्री राम जन्मभूमि है, केवल जमीन के 1/3 और 2/3 हिस्से को लेकर विवाद रहा। ये कैसे परिस्थिति उत्पन्न हुई? ये ठोस सबूत और साक्ष्य उस आधार पर निकले जो 2003 में जब हमारी सरकार थी, हमने जो वहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे का एक्सकेवेशन करवाया, उससे परत दर परत जो ठोस सबूत निकले, उन्होंने वो आधार बनाया कि उच्च न्यायालय का निर्णय हमारे पास आया, हमारे पक्ष में आया। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, न्यायालय का निर्णय दिसंबर 1949 न्यायालय का निर्णय श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में आया, जिसमें मूर्तियां रखी गई। फरवरी 1986 एक बार पुनः फैजाबाद न्यायालय का निर्णय श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में आया, ताला खुला। जनवरी 1993 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से वहां पर विवादित ढांचा गिरने के बाद मूर्तियां स्थापित हुई और पूजा चालू हुई। सितंबर 2010 उच्च न्यायालय के निर्णय ने यह मान लिया कि वहां निर्विवाद रूप से श्री राम जन्मभूमि है। तो पिछले 60 सालों से निरंतर न्यायालय के निर्णय की जो प्रक्रिया हमारे पक्ष में आई है, इसलिए हमारे मन में कोई संशय नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है कि अंततः न्यायालय का निर्णय श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में। लेकिन सवाल तो यही है ना, कब बार बार जब आपकी सरकार आती है उससे पहले कई बार ऐसा लगता है कि शायद इस बार ये कामना पूरी हो जाए उन लोगों की जो इंतजार कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। मौर्य का ये कहना कि विकास के मुद्दे पर हम इलेक्शन लड़ेंगे, राम मंदिर हमारे लिए मुद्दा नहीं है, कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करता है। देखिए, हम तो विकास को ही मुद्दा बनाते हैं। हमने तो आपसे कहा कि राम मंदिर हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा तो हमारे विरोधी बना देते हैं। नहीं, कांग्रेस तो लगातार कहती रही है कि आप बार बार इसी मुद्दे को लेकर आते हैं और चुनाव जीतते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। हमारे किसी नेता ने कभी किसी धर्म संप्रदाय का नाम लेकर कभी कोई वक्तव्य दिया? यूपीए में कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने बोला, छोटे नेता ने, प्रधानमंत्री बोला, मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, यह धर्मनिरपेक्षता है। वहां के रक्षा मंत्री ने बोला यूपी 1 में कि देयर शुड बी अ मुस्लिम हेड काउंट इन इंडियन आर्मी, और यह धर्मनिरपेक्षता है। उनके गृह मंत्री ने बोला जनवरी 2013 में हिंदू आतंकवाद से भारत को खतरा, जिसके लिए हाफिज सईद ने वहां से बैठ के शाबाशी दी, जिसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट राहुल गांधी का भी रहा सैफरन टेररिज्म में। राहुल गांधी ने अमेरिकी अधिकारियों के सामने बोला सैफरन टेरर, पी चिदंबरम ने राज्यसभा की कार्रवाई में बोला सैफरन टेरर, भगवा आतंकवाद। तो हम ये कहना चाहते हैं, आप बताइए किसी भारतीय जनता पार्टी के उस स्तर के नेता ने कभी बोला हो? तो आप स्टैब्लिश क्यों नहीं कर पाते चीजों को? इन तमाम चीजों में बीजेपी इन चीजों को स्टैब्लिश क्यों नहीं कर पाती? इसमें मैं अखलाक मुद्दा भी जोड़ना चाहूंगी। 8 महीने बाद वो रिपोर्ट आके कहती है कि वो गौमांस था। 8 महीने तक इतना बवाल मचा, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी भारत की इमेज को इतना धक्का पहुंचाने की कोशिश हुई, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स और सेक्युलर्स बाहर निकल कर आए, ये भी तो एक इमेज खराब करने की कोशिश थी भारतीय सरकार की, साथ साथ भारत की। देखिए, रिपोर्ट में तब्दीली क्यों हो गई, बदलाव क्यों हो गया, यह प्रश्न तो उस रिपोर्ट को करवाने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहिए। इस पे हमसे कोई प्रश्न पूछने का औचित्य नहीं बनता। हाँ, राजनीतिक आधार पे हम इतना जरूर कहेंगे कि एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी जांच रिपोर्ट भी नहीं बना पाई थी, केंद्र सरकार को यानी सीबीआई या किसी केंद्रीय संस्था को उस जांच के लिए संस्तुत तक नहीं किया था, मगर आजम खान यूनाइटेड नेशंस में ले जाने की बात कर रहे थे। कितना दोहरा और राष्ट्र की छवि को लांछित करने वाला यह कैरेक्टर है। आपकी अपनी स्टेट में गवर्नमेंट है, उसमें आपने कोई अभी जांच कंप्लीट नहीं कर पाए, नो कंक्लूजन वाज ड्रॉन, सेंटर को आप रिफर नहीं कर रहे हैं और यूनाइटेड नेशंस में ले जाने की बात कर रहे हैं। इससे साफ है कि समाजवादी पार्टी की सरकार का उद्देश्य सही
वस्तुपरक जांच यानी ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करके दोषियों को सजा देना नहीं, बल्कि इसके ऊपर केवल और केवल राजनीति करना। नहीं, आप कह रहे हैं कि मुझे बीजेपी से इस पर सवाल नहीं पूछना चाहिए। सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी की केंद्र में सरकार थी और इंटॉलरेंस का मुद्दा जो उठाया गया था वो बीजेपी की सरकार के खिलाफ ही उठाया गया था, जिसमें भारत की इमेज खराब हुई, हम माने या ना माने। देखिए, ये जो टॉलरेंस का शब्द है, मैं मानता हूं ये टॉलरेंस शब्द ही भारतीय परिवेश का नहीं है, एक विदेशी परिवेश का शब्द है। क्योंकि टॉलरेंस का अर्थ ये होता है कि आप किसी का सम्मान नहीं कर रहे हैं मगर आप उसको टॉलरेट कर रहे हैं। आप किसी को डिसलाइक कर रहे हैं पर आप उसको टॉलरेट कर रहे हैं। आप उससे घृणा कर रहे हैं पर टॉलरेट कर रहे हैं। भारतीय संदर्भ में ये नहीं है। भारतीय संदर्भ में है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे का समान रूप से सम्मान करना। हम ऐसा नहीं करते कि हम आपसे घृणा कर रहे हैं और इसलिए सम्मान कर रहे हैं। और यह चीज भारत के चरित्र में आज से नहीं, हजारों वर्षों से विद्यमान है। दुनिया में एक ही देश है भारत, जहां सारे के सारे धर्म पाए जाते हैं। यहां तक कि वह पारसी धर्म जो पूरी दुनिया से विलुप्त हो गया, यदि आपको मिलेगा तो सिर्फ भारत में। यहूदियों के साथ पूरी दुनिया में अत्याचार हुआ और इजराइल बनने के बाद उन्होंने जब अपनी इतिहास लिखा तो उन्होंने कहा सिर्फ भारत एक ऐसा देश था जहां पर अत्याचार तो छोड़िए, कभी भेदभाव का भी सामना नहीं करना पड़ा। और मैं कहना चाहूंगा, इस्लाम में 72 फिरके माने जाते हैं। विश्व का एकमात्र देश जिसमें 72 के 72 फिरके हैं तो वो सिर्फ भारत है, दुनिया के किसी मुस्लिम देश में नहीं है। विश्व का सबसे पुराना चर्च अगर कहीं है तो वो केरल के मालबार कोस्ट पे है, यूरोप या वेटिकन में नहीं है। ये दर्शाता है कि भारत की मूल प्रवृत्ति क्या थी। और जिन लोगों ने इस चीज के ऊपर राजनीतिक उद्देश्यों के तहत उंगली उठाई है, उन्होंने भारत के साथ घात करने का प्रयास किया। अन्यथा आप सोचिए, सारी इंटॉलरेंस की डिबेट बिहार के चुनाव से पहले शुरू होती है और बिहार के चुनाव के साथ समाप्त खत्म हो जाती है। चर्चों पर तथाकथित अटैक का मामला दिल्ली चुनाव से 2 महीना पहले शुरू होता है और दिल्ली चुनाव के साथ समाप्त हो जाता है। नहीं, मैं वही पूछ रही हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को क्यों नहीं बता पाए। मेरा सवाल वही है। अगर हम नहीं बता पा रहे हैं तो निरंतर एक आध अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा से लेके लगातार जीत रही है। जितने भी 2 वर्ष पूरा होने पे सर्वेक्षण आए हैं भिन्न भिन्न मीडिया एजेंसियों में, उसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आई है। तो इसका अर्थ यह है कि हकीकत वो नहीं समझ पा रहे हैं, समझा वो नहीं पा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, देखिए, हमने विकास के शानदार कार्य करके दिखाए इन 2 सालों में, मगर कांग्रेस उस मृग मरीचिका में फंसी हुई है कि उसे लगता है कि ये सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता के विषय पर, सेकुलर बनाम कम्युनल की डिबेट पर वो भारतीय जनता पार्टी को हरा लेगी, जबकि हकीकत ये है कि राज्य दर राज्य वह इस विषय पे हारते जा रहे हैं। बुरी तरह से सिमट तो मैं तो उनसे सिर्फ ये कहूंगा कि कांग्रेस ये देखे कि मर्ज क्या है और आप दवा क्या कर रहे हैं। तो कांग्रेस के साथ इस सेकुलर कम्युनल डिबेट पे जो हो रहा है उस पर मैं एक शेर कहना चाहूंगा, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करके, कि मरीजे सेकुलर इश्क पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। ये बहुत अच्छा शेर आपने कहा है। साथ ही साथ आपको मैंने सुना है कि मदद करने जा रहे हैं कांग्रेस वाले, क्योंकि अध्यक्ष बनाने का फैसला उन्होंने राहुल गांधी को किया और इस पर आपकी पार्टी के लोग बड़े खुश हैं। जवाब मैं लूंगी आपसे इस पर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी से। सुधांशु जी, सवाल अब ये भी है कि आप लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि अध्यक्ष अगर राहुल गांधी को बना दिया गया कांग्रेस का तो आपका काम आसान हो जाएगा, और आपकी पार्टी के बड़े नेता खूब कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस किसको अपना अध्यक्ष बनाती है, किसको अपना नेतृत्व सौंपती है, ये उनका नितांत अंदरूनी मामला है। हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। आपका मामला है कांग्रेस मुक्त भारत का, जिसमें मदद होगी। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत की जो अवधारणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दी थी, उसका अर्थ किसी एक राजनीतिक दल से नहीं है। कांग्रेस मुक्त का अर्थ है एक प्रवृत्ति जो कुशासन, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता की जो राजनीति कांग्रेस ने विगत 2-3 पीढ़ियों से स्थापित की है भारत में, उन चीजों से भारत को मुक्त करना। तो कांग्रेस मुक्त का भारत का अर्थ है उस अवधारणा और उस राजनीति से भारत को मुक्त करना। और जहां तक नेतृत्व देने का प्रश्न है, वो किसी को भी नेतृत्व दें। हमारा लक्ष्य भारत को विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर करते रहना है। विपक्षियों का
यह सोच है कि वो अपने आप तय करें कि कौन नेतृत्व करेगा, फिर आपस में सब लोग मिलकर तय करें कौन हमारे विरुद्ध गठबंधन का नेतृत्व करेगा, जिसमें एक से एक क्षेत्रीय छत्रप दावेदार के रूप में निकलेंगे। तो ये सब उनका सोचने का काम है। हमारा सोचने का काम एक ही लक्ष्य, भारत को विकास के पथ पर निरंतर बढ़ाते पर हैं। भारत को विकास के पथ पर आप आगे कैसे ले जा पाएंगे? जिन जिन बिल्स को पास कराने की आप कोशिश करते हैं उन पर चर्चा तक नहीं हो पाती, इतना हंगामा हम संसद के भीतर देखते हैं। ये बहुत कठिन प्रक्रिया आपके लिए भी है और फिर से सवाल बीजेपी से कहा जाता है कि फ्लोर मैनेजमेंट में भी आप कहीं पीछे हैं। चाहे आप चाय पे बुलाएं, चाहे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, आपको जो रिजल्ट है वो जीरो ही मिलता है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि कांग्रेस अपनी चुनावी शिकस्त का बदला राज्यसभा में हमें परेशान करके लेना चाहती है जी। तो हम ये कहना चाहेंगे वो हमें नहीं परेशान कर रहे हैं, बल्कि भारत के विकास का मार्ग अवरुद्ध कर रहे हैं। जीएसटी जैसा बिल जो भारत के जीडीपी में 2% तक की वृद्धि कर सकता है और वैश्विक व्यापार के पटल पर भारत को, जो ऑलरेडी अच्छे ढंग से स्थापित हो गया है, और प्रभावी ढंग से रख सकता है, उसको रोकना मेरे विचार से कदापि उचित नहीं। कांग्रेस तो कह रही है कि यही काम तो आप कर रहे थे ना, जीएसटी पहले आपको पसंद कहाँ था? यह आरोप इसलिए नहीं ठीक है, हमको तो छोड़ दीजिए, हम तो विपक्ष में थे। कांग्रेस के यूपीए के सहयोगी तैयार थे क्या? ममता जी तैयार थी क्या? जब आप अपने सहयोगियों को साथ में नहीं ले पाए थे तो हमसे क्या अपेक्षा कर रहे थे? यहां तो सब तैयार हैं और केवल आप उसी बिल का विरोध कर रहे हैं, उसी प्रावधान का विरोध कर रहे हैं जिसको आप लाना चाहते थे, जिसको आपने स्वयं रखा था। तो यह कांग्रेस के दोहरे चरित्र और देश के विकास की कीमत पर राजनीति करने का एक बहुत ही निकृष्ट उदाहरण है। अगला सवाल ये कि जिस तरीके से कांग्रेस की रणनीति देख रहे हैं और आप खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर तमाम धर्मों के लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सहिष्णुता के साथ रह रहे हैं, आपको नहीं लगता बार बार सैफरन टेररिज्म से लेकर के तमाम जो चीज़ें निकल कर आई हैं वो वाकई में बहुत भयावह हैं और एक तरह की साजिश है? देखिए, ये तथाकथित भगवा चाहे आतंकवाद, इशरत जहां किसी की बेटी हो, चाहे फिर जिस तरीके से हलफनामा चेंज किया गया हो वो हो, साध्वी प्रज्ञा हो, कर्नल पुरोहित हो, एक के बाद एक तमाम मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, ये सो कॉल्ड सैफरन टेरर यानी तथाकथित भगवा आतंकवाद के जो प्रकरण हैं, ये भारत ही नहीं विश्व के इतिहास में बड़े अनोखे और विचित्र प्रकरण हैं। जी। ये एकमात्र प्रकरण है आज़ाद भारत के इतिहास में जबकि जांच की दिशा एक दिशा में गई, फिर अचानक यू टर्न होकर दूसरी बार एकदम विपरीत दिशा में चल गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा, ये एकमात्र ऐसे प्रकरण है जिसमें किसी ने एक मौके पर ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि दो सरकारी एजेंसियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो गई। इशरत जहां के मामले में सीबीआई और आईबी एक दूसरे के खिलाफ, आईबी कह रही है वो आतंकवादी है, सीबीआई जो पहले कह रही थी वो आतंकवादी है अब अचानक यू टर्न ले लेती है और कहती है आतंकवादी नहीं है। तीसरी बात, आप सरकारी एजेंसियों पे आप आरोप लगा लीजिए, आप कह दीजिए सरकार का प्रभाव था, ये था, चलिए आप अपना विचार रखने को स्वतंत्र हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं इनका तो भारत की अंदरूनी राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं हो सकता। तो एफबीआई कह रही है कि इशरत जहां आतंकवादी है, एफबीआई कह रही है कि समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान की कारगुजारी है, और भारत की एजेंसी भी पहले ये मान रही थी, पर अचानक वो यू टर्न लेकर असीमानंद की तरफ आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो तीन प्रकरण हैं, यानी तीन विचित्र प्रकार की चीजें, पहला कि उनका जांच करना और यू टर्न लेना, दूसरा दो जांच एजेंसियों का एक दूसरे के खिलाफ होना, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियां का कुछ और कहना और देश की जांच एजेंसियों का कुछ कहना फिर बदलना, कुछ कहना फिर बदलना। इस उसके साथ जब जांच के लिए देखा जाए तो हलफनामा क्यों बदला गया। अब आप ये देखिए, डिप्टी सेक्रेटरी से लेके, ज्वाइंट सेक्रेटरी से लेके, एसआईटी के चीफ से लेके होम सेक्रेटरी तक एक बात बोल रहा है कि साहब हमने तो ऐसा नहीं कहा था, फिर तत्कालीन गृह मंत्री ने कैसे कह दिया था वो कागज आज उपलब्ध नहीं है। तो ये पूरा का पूरा विषय एक गहरा संदेह उत्पन्न करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद जैसे अति संवेदनशील विषय पर भी सांप्रदायिक राजनीति करने का एक बहुत ही घोर निंदनीय कार्य यूपीए की सरकार ने किया है। लेकिन आप देखिए ना, ये तमाम सो कॉल जो सेक्युलर्स हैं, चाहे वो नीतीश कुमार है, मैंने इसीलिए कहा इशरत जहां जो उनको बेटी नजर आई थी उस इशरत जहां के भीतर,
और उसी के बिहार पे उनको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा सफलता उनको बिहार में मिलेगी। ये सब लोग अब एकजुट होकर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के खिलाफ है और वही तैयारी इनकी उत्तर प्रदेश के लिए भी है। और हैरानी वाली बात यह है कि 2019 का इलेक्शन बहुत दूर है, बावजूद इसके उसी तरह की तैयारी 2019 के लिए भी है। देखिए, इन लोगों के का जो चरित्र है वो देश और सभी प्रदेशों की जनता समझ चुकी नहीं, है। जनता जैसे अगर समझती तो बिहार में आपको हार नहीं मिलती। नहीं, हम उस बिंदु के ऊपर आ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि इन्होंने कहा कि इशरत जहां बिहार की बेटी है, जी। ये वही लोग हैं जिन्होंने ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी बोला था, जिन्होंने हाफिज को हाफिज साहब बोला। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने अफजल को अफजल जी बोल दिया। बटला हाउस पर रोना आ गया था। बटाला हाउस के ऊपर सोनिया गांधी जी की आंखों में आंसू आ गए और श्री दिग्विजय सिंह जी ने जाके मुंबई में एक ऐसी पुस्तक का विमोचन किया जो कहती थी 26/11 इज एन आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। तो इन लोगों का मूल चरित्र देश को अच्छी तरह समझ में आ गया है और मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता अत्यंत जागरूक, राष्ट्रीय अस्मिता, स्वाभिमान और सुरक्षा के विषय को लेकर अत्यंत सक्रिय और विवेकशील है और वो इन सारी शक्तियों को समुचित उत्तर चुनाव में देगी। हम आपका क्या रोल देखेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि ज़मीन से जुड़े हुए नेता, एक मुखर और एक यंग चेहरा बीजेपी के अंदर है, क्या इसके अलावा कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि राज्यसभा तो नहीं गए आप? कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा आधारित, ध्येयनिष्ठ, समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जहां पर कि एक ज़मीनी कार्यकर्ता से लेकर सर्वोच्च नेतृत्व तक सभी लोग एक विचार और संगठन के प्रति समर्पित होकर कार्य करते हैं। मैं अपने संदर्भ में सिर्फ यह कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी प्राप्त हुआ है और जो कुछ भी आगे प्राप्त होगा वह इस विचारधारा आधारित इस महान संगठन की कृपा से ही प्राप्त होता है और उसी का रिफ्लेक्शन हम सब में दिखाई पड़ता है। जैसे आपको ध्यान हो कि रामायण में हनुमान जी क्या कहते हैं भगवान राम से कि जो कुछ भी मैंने किया है यह सब आपकी ही कृपा से संभव हुआ। जो पंक्ति है कि यह सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि असंख्य कार्यकर्ताओं ने 3-4 पीढ़ियों तक इस संगठन को जो सात्विक शक्ति और ऊर्जा प्रदान की है, उसी ऊर्जा से सारे के सारे कार्यकर्ता प्रेरणा लेते हैं, चाहे हम हों या अन्य जमीनी कार्यकर्ता हों। दायित्व किसी का कोई भी हो, सभी लोग उसी से प्रेरणा लेते हैं और उसी की कृपा से आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, लोगों के मन में ये भी होगा ना कि सुधांशु त्रिवेदी को किस रोल में हम देखेंगे, खास तौर से उत्तर प्रदेश में। देखिए, अब ये तो पार्टी अपने हिसाब से तय करती है। आज के समय में मैं पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता की भूमिका निभा रहा हूँ। जो भी दायित्व होता है, यहाँ रहते हुए भी, हम मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उत्तर प्रदेश से ज़्यादा लगाव रहता है, परंतु हर चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पे जो भूमिका दी जाती है, जो कार्य सौंपा जाता है, उसके अनुसार कार्य करते हैं। एक और सवाल है, और जो बहुत बड़ा सवाल है और लगातार कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाया जा रहा है कि इंडिया शाइनिंग आपको बहुत अच्छे से याद होगा, विकास पर आपने बिल्कुल उसी तरह से कर दिया। जहां किसानों के सुसाइड केस बढ़ गए हैं, जहां महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, जहां इतनी ज़्यादा परेशानी है, वहां 2 साल पे कार्यक्रम करने का क्या औचित्य था? किसी पार्टी ने आज तक ऐसा नहीं किया। देखिए, हम लोगों ने कोई जश्न नहीं मनाया है। हमने जो हमारी उपलब्धियां भी, हम अब यह नहीं कहेंगे, जो हमारे कार्य थे उन्हें जनता को सिर्फ पहुंचाने का कार्य किया है। और यह मैं एक उदाहरण से कहना चाहूँगा। देखिए, आप ये कहें कि जनता स्वीकार कर रही है, जनता नहीं स्वीकार कर रही है, इसका उदाहरण ये होता है कि कोई भी नेता आह्वान क्या कर रहा है और जनता उसके प्रति रिस्पांस क्या कर रही है। याद करिए, लोकसभा चुनाव से पहले तालकटोरा स्टेडियम में एआईसीसी का सेशन था और श्री राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को आदेशात्मक शैली में कहा था सब्सिडी सिलेंडर वाले इशू पे, प्रधानमंत्री जी 9 नहीं 12 सिलेंडर चाहिए। यानी उन्होंने कहा और दो, और जनता ने फिर भी कहा क्या दिया। और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा गिव इट अप, जो लोग सक्षम हैं सब्सिडी के सिलेंडर छोड़ दो, और 1 करोड़ से अधिक लोगों ने छोड़ दिया। मेरे विचार से यह इस बात का प्रमाण है कि मॉरल अथॉरिटी या जो एक नैतिक प्रभाव है वो हमारी सरकार और प्रधानमंत्री का कितना है। शायद स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद ये पहला मौका होगा जब किसी प्रधानमंत्री ने कुछ छोड़ने को कहा
और जनता ने छोड़ दिया। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें, सरकारें आती हैं, राजनीतिक मुद्दे उठाती हैं, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हमारी सरकार ने उठाया। आप इमेजिन करिए, स्वच्छता अभियान, ये क्या किसी पार्टी का अभियान हो सकता था? ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो एक सामाजिक सरोकार था। नमामि गंगे सामाजिक सरोकार का मुद्दा था। इस ढंग के सामाजिक सरोकार के विषय भी उठाकर समाज में परिवर्तन लाने का कार्य किया है। और अगर आप ये कहें तो हम आपसे भी पूछना चाहेंगे, और जितने भी दर्शक देख रहे होंगे, आज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के उस आह्वान का ये प्रभाव है कि हम अपनी गाड़ी में चल रहे हों या स्कूटर मोटरसाइकिल पे चल रहे हों, तो कोई चीज अगर हमारे हाथ में छिलका भी होता है तो एक बार हम सोचते हैं कि इसे सड़क पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये स्वच्छता अभियान, गिव इट अप कैंपेन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का असर आप देखिए। सर्वाधिक इससे प्रभावित राज्यों में से एक हरियाणा था, और हरियाणा राज्य में शिशु मृत्यु दर में लड़के और लड़की के अनुपात में भारी सुधार पिछले 1 साल में हुआ है, शिशु मृत्यु दर में, क्योंकि वहां पर अभी भी रेशो बहुत खराब है। तो है, ये कहीं ना कहीं सुधरने में दर्शाता टाइम है लगेगा। कि इस आह्वान का सकारात्मक प्रभाव जनता के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन उस पर जिस तरीके से उस कार्यक्रम पर इतना भव्य कार्यक्रम किया गया, पैसे खर्च किए गए, लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि इतनी ज्यादा महंगाई है, आप उसके बारे में सोचिए। किसानों की जो लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं आत्महत्या के, उसके बारे में सोचिए। देखिए, ये बात सही है कि देश का 1/3 हिस्सा किसी न किसी रूप में सूखे के प्रभाव में है, क्योंकि लगातार 2 वर्ष से ये सूखा पड़ा है। और गत वर्ष मार्च अप्रैल के महीने में असामयिक बारिश हुई थी। इस कारण से किसान और कृषि के पक्ष के ऊपर कुछ हम प्राकृतिक आपदा को झेल रहे हैं। परंतु उसी के साथ यह भी तो एक तथ्य है कि आज भारत पिछले 6 महीनों में विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यह कहता है कि भारत पूरी दुनिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। पिछले 2 वर्षों में हम यूरिया का उत्पादन 67 सालों में सर्वाधिक, जो 67 सालों में सर्वाधिक उत्पादन यूरिया का, एथेनॉल का, फर्टिलाइजर्स का, कोयले का, पावर का सबसे ज्यादा उत्पादन, सर्वाधिक सड़कों का निर्माण 1 वर्ष के अंदर, आजादी के बाद सर्वाधिक रेल का निर्माण, और इतना ही नहीं, जल परिवहन और पोत परिवहन के सर्वाधिक मार्ग का निर्माण। इतना सब कुछ होने के बाद यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि यह देश की जनता को जानना भी नहीं चाहिए, तो मैं इसे उचित नहीं मानता हूं। एक दौर था जब यूपीए के सरकार में कहा जाता था सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज ओवर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ब्रिक्स कंट्रीज, जिसमें कि 5 बड़े कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, तो कहा जाता था कि कैन आई सस्टेन इन ब्रिक, यानी क्या भारत ब्रिक्स में रहने लायक है। और आज क्या कहा जाता था? ब्रिक्स में सबसे बड़ा ब्राइट स्पॉट भारत है। इसलिए मैं केवल एक वाक्य में कहना चाहूंगा कि इन 2 वर्षों में जो कुछ भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने किया है और नए भारत के स्वप्न को साकार करने का प्रयास किया था, कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद हम ये करते हैं कि जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस खास तौर से लोगों को हैं, उन्हीं पे सरकार चलेगी, आगे बढ़ेगी, और विकास की बात जो नरेंद्र मोदी कहते रहे हमेशा से, वाकई में लोगों तक भी वो पहुंचेगा। जहां दूसरी विपक्षी पार्टियां उन्हें समझाने की और बरगलाने की कोशिश करती हैं, सच उन्हें समझ में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी शो में आने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही।